हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। ये है मेरा लास्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग तक सब कुछ पढ़ा था। आज ओजोन लेयर के बारे में, इंडिया के बारे में सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है ये एंड आज चैप्टर हम कर देंगे 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना है, जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो जाता कहीं उठ के नहीं जाना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी प्रॉमिस करो, यस आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। ठीक है, एंड जल्दी से हमारे आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को करते हैं इस प्रॉमिस के साथ स्टार्ट। तो पिछली वीडियो में हमने ग्लोबल वार्मिंग तक का सारा खत्म कर लिया था। आज हमें ओजोन डिप्लीशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम फोटो में से ही देखो, ये हमारे सूरज दादा हैं, ये हमारी धरती माता है। तो सूरज दादा बेचारे हमारे धरती माता को काफी परेशान करते हैं। क्यों भैया, वैसे तो चलो सूरज की रोशनी हम सबको चाहिए है ना, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो सूरज दादा है अपनी सिर्फ रोशनी नहीं देते हैं, उसके साथ साथ काफी हार्मफुल चीजें भी हमारी तरफ भेजते हैं, जिन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन चीजों से नहीं बचे तो हमारे साथ काफी कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए हमारी अर्थ, हमारी धरती माता क्या करती है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक लेयर बना के रखती है। सनस्क्रीन की नहीं, किस चीज की? ओजोन लेयर की। ठीक है, तो धरती माता कहती है ये ओजोन लेयर है, तुम इस ओजोन लेयर के अंदर अगर रहोगे तो सूरज ज्यादा जो भी हार्मफुल चीजें हमारी तरफ भेजेंगे हम उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अच्छी बात है, पर हम लोग तो भैया इंसान हैं और इंसान तो गलती करता रहता है। तो इंसान ने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी जिसकी मदद से ये धरती माता ने जो लेयर बनाई थी उसके अंदर हो गया एक होल। ठीक है, तो ये जो लेयर थी इसका नाम क्या था? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती थी? सूरज से आने वाली सारी यूवी रेज को, यूवी ए बी सी हर तरीके की लेयर को अपने अंदर समा लेती थी, प्रोटेक्ट कर लेती थी धरती को इन यूवी रेज से। पर हम इंसानों ने क्या किया? ऐसी ऐसी हरकतें करी जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये खराब होने लग गई, इसके अंदर एक होल पैदा हो गया। अच्छा, फिर कुछ समझदार इंसान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को देखा कि भैया हमने तो बहुत बुरी हरकतें करी हैं और ओजोन में एक होल हो गया है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये चीज देखी, उन्होंने इसको दुनिया भर में फैलाया कि भैया प्लीज ओजोन लेयर को बचा लो, क्योंकि अगर ओजोन लेयर खराब हो गई तो इंसानों के साथ ही बुरा होगा। तो फिर सारी दुनिया के देश जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे मिलकर मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि वो सारी चीजें जो ओजोन लेयर को खराब कर रही हैं, उन सारी चीजों को हम धीरे-धीरे खत्म कर देंगे और हम अपनी ओजोन लेयर को वापस से ठीक करेंगे और खराब नहीं होने देंगे। तो फिर वो जो है हम सारे देशों ने मिलके उन चीजों को बंद करा, जिससे कि ओजोन लेयर खराब हो रही थी, और ओजोन लेयर को खराब होने से बचाया और अब फाइनली ओजोन लेयर दोबारा से ठीक होने लग गई है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी जो मैंने अपने शब्दों में बताई है। अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर किससे बचाती है? यूवी रेज से बचाती है। यूवी क्या होता है सबको पता होगा, अल्ट्रा वायलेंट रेज, ए बी सी अलग अलग तरीके की आती है, उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या था? डिस्ट्रक्शन हो रही थी ओजोन लेयर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे जो होते हैं, बचपन में तुम सबने पढ़ा होगा, इनकी वजह से ओजोन लेयर खराब हो रही थी। ठीक है, क्यों हो रही थी? ओजोन डिप्लेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड जो है स्ट्रेटोस्फेयर में बन रहे थे CFCs की वजह से, जो कि हम अपने एसी और अपने फ्रिज में यूज करते थे। ठीक है, कूलिंग सब्सटेंसेस में यूज करते थे, और इन CFC की वजह से हमारी जो धरती की ओजोन लेयर थी वो खराब हो रही थी। ठीक है, ओजोन लेयर के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या थे एनवायरनमेंट पे? इसकी वजह से जो हमारी यूवी रेज होती है वो हमारी धरती पे आ जाती है, जो कि यूवी रेज धरती पे नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इंसानों में स्किन कैंसर हो सकता है। कैंसर तुम सबको पता होगा, जानलेवा चीज होती है, जिसको कैंसर हो गया काफी कम चांस होते हैं कि वो बचे। और स्किन कैंसर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, तो स्किन कैंसर हो सकता है अगर यूवी रेज की आप चपेट में आते हो। ठीक है, इसकी वजह से लोअर्स द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जिसकी वजह से हमारे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी जिंदगी पर भी खतरा हो रहा था। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा नहीं है अगर यूवी रेज धरती पे आए। ठीक है, फिर हमें पता चला भैया कि यूवी रेज तो धरती पे आ रही हैं क्योंकि ओजोन लेयर में क्या हो गया था? एक होल हो गया था। तो सारी दुनिया इकट्ठी हुई और उन्होंने इकट्ठे होकर बनाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बोला गया कि जो CFC है 2013 तक इसको
को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाएगा, सीएफसी का यूज़ नहीं किया जाएगा। इंडिया ने भी इसमें साइन करा था और इंडिया ने भी स्टेप्स उठाए और सीएफसी को बंद कर दिया। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसकी वजह से फाइनली सीएफसीज़ को बंद कर दिया गया और अपनी ओज़ोन लेयर को बचा लिया गया एंड फाइनली ये जो होल हो रहा था, वो पहले बड़ा होता जा रहा था, पर अब सीएफसी बंद करने की वजह से ये जो होल है वापस छोटा हो रहा है, हमारी वापस से ओज़ोन लेयर जो है ठीक हो रही है। ठीक है? ये था ओज़ोन डिप्लीशन की कहानी। अब आती है चैलेंजेस टू इंडिया के एनवायरनमेंट। इंडिया के एनवायरनमेंट को क्या-क्या चैलेंजेस हो रहे हैं? तो सबसे पहला जो है चैलेंज इंडिया में हो रहा है वो है लैंड डिग्रेडेशन। सबसे पहली चीज़ जो भारत था, भारत के अंदर खुद में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लैंड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रिसोर्सेज़ थे। पर भारत की क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता चला गया है, ठीक है? एंड वैसे भी एजुकेशन काफ़ी कम है आज भी इंडिया में, तो अगर आप अनएजुकेटेड लोगों के हाथों में रिसोर्सेज़ दे दोगे तो वो उसको खराब ज़्यादा करेंगे, ठीक कम करेंगे, ठीक है? सो उस वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट है। क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है? लैंड डिग्रेडेशन का देखो सिंपल मतलब है कि इन इंडिया लैंड सफर्स फ्रॉम वेरियस डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ अनस्टेबल यूज ऑफ लैंड एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से जो भी लैंड के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलिटी होती है, वो खराब होती है। देखो हर लैंड जो है ना, हर लैंड के अंदर ना अलग-अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि किस कौन सा लैंड किस चीज़ के लिए सूटेबल है, उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होगा लैंड में, तो वहाँ पे हम वो फसल नहीं उगा सकते जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए। पर फार्मर फिर भी वो उगाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उन चीज़ों के लिए सब्सिडी दे रही होती है। ठीक है? तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपनी सब्सिडीज़, अपनी मॉनेटरी इच्छाओं को ऊपर रखते हैं। एक्चुअल में नेचर हमें क्या उगाने की वो दे रहा है परमिशन, वो नहीं देखते। तो हम लैंड का सही यूज़ क्या होना चाहिए वो नहीं देखते। कई बार हम खाली लैंड पे इंडस्ट्री शुरू कर देते हैं, जबकि शायद वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? उसकी वजह से लैंड खराब होता है। हम जो भी कूड़ा है उसको लैंड में डंप कर देते हैं, जिससे अगेन लैंड खराब होता है। हम कई बार खाली नहीं छोड़ते लैंड को, एक फसल उगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो लैंड को खाली नहीं छोड़ोगे, तो लैंड कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करेगा, ठीक है ना? सो लैंड की जो है हम सही यूजेज नहीं करते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के क्या-क्या कॉजेज़ हैं? देखो, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग फॉरेस्ट फायर, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ठीक है? एंड इम्प्रॉपर प्लानिंग। कहते हैं कि जब हम फसल उगा रहे होते हैं, तो एग्रीकल्चर में ऐसे-ऐसे केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं अपनी फसल ज़्यादा उगाने के लिए कि उससे लैंड खराब हो जाता है। लैंड के अंदर होने वाले न्यूट्रिएंट्स और वो सब कुछ खराब हो जाते हैं, ठीक है? क्रॉप रोटेशन नहीं करते, बार-बार, बार-बार सेम क्रॉप उगाते रहते हैं सेम लैंड पे, जिसकी वजह से सेम क्रॉप सेम तरीके के न्यूट्रिएंट्स चूस लेती है लैंड में से और लैंड के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? फॉरेस्ट लैंड में हम जबरदस्ती घुस जाते हैं। सरकार प्रोटेक्टेड एरिया बना के रखती है ना, वहाँ पर भी हम घुस जाते हैं, तो वो भी गलत है, उसकी वजह से भी खराब हो रही है चीज़ें। ओवरग्रेजिंग, अब ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है कि हमारे जो एग्रीकल्चर है, उसमें हम बहुत सारे जानवरों को कई बार यूज़ करते हैं। वो जो जानवर हैं, हम कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं, हरी घास पे कि जाओ तुम घास खा के आओ। तो वो बार-बार, बार-बार जब वो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो घास खाते रहते हैं, घास खत्म हो जाती है और लैंड बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जैसे सिर पे टकला हो गया वैसे हो जाता है। तो फिर उस पे भैया अब ऊपर से धूप पड़ रही है, पानी है, सब कुछ आ रहा है, तो घास की जो प्रोटेक्टेड लेयर थी वो खत्म हो गई। तो लैंड को अब कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जो है चीज़ें ऑब्वियसली खराब हो रही हैं, क्योंकि जब हम ऊपर से पेड़ ही काट देंगे, तो लैंड तो बेचारा फिर से है ना कि खाली जगह हो गई है ना, तो फिर वो फिर से एक्सपोज़ हो गया पूरे एनवायरनमेंट की मार को झेलने के लिए, ठीक है? फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल देखो क्या मतलब है कि हम जो है पेड़ बहुत सारे काट रहे हैं। देखो सिंपल एक चीज़ मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये मेरा लैंड है, ठीक है? ये हमारा लैंड है, ठीक है? इस लैंड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस लैंड के ऊपर पड़ी है बहुत सारी सॉइल। इस लैंड के ऊपर पड़ी है बहुत सारी सॉइल। इस लैंड के ऊपर हमने लगा दिए बहुत सारे पेड़। अब ये जो बेचारे हमारे पेड़ हैं ना बेटा, ये पेड़ क्या करते हैं, हमारे इस लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, इस सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ऊपर से सूरज की किरणें आती हैं, तो ये पेड़ उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बहुत तेज हवा आती है, तो जो पेड़ है, वो हवा जो है वो पेड़ों से लग के आगे निकल जाती है। वो हवा अपने साथ-साथ ये मिट्टी नहीं उड़ा के लेके जाती, क्योंकि ऊपर तो ट्रीज़ हैं, ठीक है? तो ट्रीज़ की वजह से मिट्टी बच गई।
ट्रीज की वजह से लैंड भी बच गया, क्योंकि हवा जो है वो लैंड तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि ऊपर तो घने घने पेड़ हैं, पेड़ों से ही होके हवा भी निकल जा रही है, पेड़ों से ही होके सनलाइट भी निकल जा रही है। पानी, अगर पानी का बहुत तेज बहाव आता है या फिर पानी अगर खड़ा रह जाए तो दिक्कत हो सकती है, पर अगर पेड़ होंगे तो क्या होगा, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो सारे पानी को सोख लेंगी और पानी जो है फिर से वो लैंड पे खड़ा नहीं रहेगा, वो अपने साथ मिट्टी को बहा के नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो चाहे तुम्हारा पानी है, हवा है, वो कोई भी चीज है, उन सब चीजों से हमारे लैंड को, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट कौन करते हैं? पेड़। पर पेड़ तो हमने काट दिए। अब पेड़ काट दिए तो बेचारा जो लैंड है वो भी एक्सपोज हो गया, पानी को, हवा को, जो मिट्टी है वो भी एक्सपोज हो गई। और जब ये पेड़ नहीं होंगे तो लैंड और मिट्टी की बैंड बच जाएगी, तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल जो है बेचारी वो अपनी जगह पे नहीं रहेगी। तेज हवा आएगी, मिट्टी उड़ा के ले जाएगी, तेज पानी आएगा, सॉइल को बहा के ले जाएगा, या पानी अगर खड़ा रह गया तो उसमें सॉइल और जो लैंड है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है फ्लड्स आ सकते हैं, सॉइल इरोजन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ खराब हो सकती है। ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर एरिया इज ओनली 23% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, और रिकमेंडेड कितना है कि 33% होना चाहिए। किसी भी देश में जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसका 33% जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर हमारे देश में सिर्फ 23% है जो फॉरेस्ट कवर है, जो कि काफी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे देश में काफी ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन मैंने आपको बता दिया कि सॉइल की जो अपर लेयर है वो हवा के साथ बह गई, पानी के साथ बह गई, जिसकी वजह से सॉइल भी खत्म और लैंड भी जो है अब फिर से है ना खाली घूम रहा है, तो फिर उस पे कोई भी अटैक कर सकता है लैंड पे। तो सॉइल इरोजन भी जो है पानी और हवा की वजह से हो जाएगी जब हमारे पास पेड़ नहीं होंगे। तो बायोडिवर्सिटी लॉस होगा। बायोडिवर्सिटी में आपकी आती है हर तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, या वो प्लांट्स हैं, या वो एनिमल्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हमारी बहुत ज्यादा हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। 20% ऑफ जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक क्या है, हमारी जो गायें भैंस होती है। ठीक है, ऑन अ मेयर 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया, मतलब पूरी दुनिया का 2.5% एरिया इंडिया के पास है, पर पूरी दुनिया की 17% पॉपुलेशन इंडिया में है। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? इंडिया है। ठीक है, और 20% ऑफ द लाइव स्टॉक जो है पूरी दुनिया का वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक है, इन सब जो चीजें हैं, इसकी वजह से ही हमारे देश में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जब ये सारी जो अलग अलग लाइव स्टॉक है, अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये एक्सटिंक्ट होने लग जाएं, जब ये खत्म होने लग जाएं, उसी को बायोडाइवर्सिटी लॉस बोला जाता है। ठीक है, फिर है एयर पोल्यूशन। ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो है ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, हार्मफुल गैसेस हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हवा में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, अर्बन एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि भैया वहां पे व्हीकल्स हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जो है खेत तो है नहीं है, तो इसलिए अर्बन एरियाज में तो एयर पोल्यूशन और भी ज्यादा है। ठीक है, व्हीकल्स से आती है बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, डिग्रेडेशन है, सॉइल इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इंडिया में, ये सारी की सारी एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं। बट इनको ठीक करने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अगर हम ये कुछ एक कदम उठाएं तो। क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो मतलब है कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सही क्वालिटी ऑफ लाइफ छोड़कर चले जाएं। देखो आज की डेट में अगर मैं पॉल्यूशन कर रही हूं तो वो सिर्फ मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, वो मेरी आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब सोच के देखो, कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा सिगरेट फूक रहा है, वो खुद तो सिगरेट फूक फूक के मर जाएगा, पर उसके जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उसको भी उस सिगरेट का जो हार्मफुल इफेक्ट है उस तक भी पास ऑन होगा, वो उसके लिए भी हवा में पोल्यूशन छोड़ के जाएगा। अगर तुम आज एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन को भी जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट सहने पड़ेंगे, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे बच्चों को सहने पड़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना बोलता है कि देखो, तुम दुनिया को ठीक नहीं करना चाहते, मत करो, कोई बात नहीं, पर और खराब मत करो, और खराब मत करो। मम्मी कहती है ना कि भाई तुझे आके सफाई नहीं करानी, मत करा, पर जब मैंने सफाई कर दी वहां पे गंद मत मचा दियो।
यही बोलते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही बोलता है कि तुम्हें साफ नहीं करना ठीक है, पर और खराब मत करो। एटलीस्ट आज जैसा है सेम टू सेम इतना ही पास ऑन कर दो फ्यूचर जनरेशन को, तो भी फ्यूचर जनरेशन बहुत खुश हो जाएगी, तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो विच विल अलाउ द फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज एटलीस्ट एज हाई एज व्हाट इज बीइंग एंजॉयड बाय द करंट जनरेशन। कहते हैं जो फ्यूचर लोग हैं उनको एटलीस्ट इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दो जो कि आज की करंट जनरेशन के बराबर की होनी चाहिए। ठीक है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है विच इज सस्टेन्ड ओवर टाइम विदाउट लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अगर तुम वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करते हो तो तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट विल अलाउ द फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि अच्छी होगी, आज के जैसी होगी। उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने जितना सब कुछ मिलता रहेगा, रोटी कपड़ा मकान पानी वानी सब मिलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सर्विसेज सब कुछ फ्यूचर में भी हो ताकि उनकी फ्यूचर में जिंदा रह सके वो लोग और आज जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके वो लोग भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है देखो। प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जितना हो गया इससे और ज्यादा मत करो। कंजर्विंग एंड नर्चरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड द रिसोर्सेज फॉर फूड सिक्योरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड सिक्योरिटी बना के रखो, ऐसी हालत मत करके जाना कि आने वाली जनरेशन भूखी मरे। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हो? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करो। जैसे आज की डेट में हमारे देश में भी तुमने देखा होगा सोलर बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारे भी हमने घर पे सोलर वो लगवाए हुए हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी आज की डेट में अ, अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी देखें तो ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे लगाए जा रहे हैं सोलर प्लांट्स। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, तो हम क्या करें, धीरे धीरे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज खत्म करें, उनका यूज कम करें और रिन्यूएबल और जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ें। ठीक है, तो इंडिया रिलाइज हेविली ऑन द थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स टू सेटिस्फाई इट्स पावर डिमांड। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है दे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है हवा पानी सब कुछ जो है खराब होता है। फॉरेस्ट में फ्लड आते हैं पावर प्लांट्स की मदद से। तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि हवा से, सूरज की किरणों से हमें जो है एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए, जिससे कि जो है हम बिजली इन चीजों से प्रोड्यूस करें। और जो हमारे पुराने पावर प्लांट्स हैं जो कोयले वगैरह पे यूज होते थे उनका यूज हम खत्म करें, उनका यूज हम बंद करें। क्लीनर फ्यूल्स को यूज करो। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड में वुड से, एनिमल वेस्ट से, बाकी बायोमास चीजों से फ्यूल बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, अगेन बहुत सारी बुरी बुरी जो गैसेस हैं निकलती हैं। तो इसकी जगह पे LPG और गोबर गैस अगर हम यूज करें तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेटर है। सब्सिडाइज्ड LPG हमारी सरकार हमें देती है, तो अगर तुम वो यूज करोगे तो वो बहुत बेहतर है, पुराने तरीके की चीजों से बेटर है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स। हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं कि कुछ ऐसी जो रिवर स्ट्रीम्स हैं जिनमें पूरा साल भर पानी रहता है, उन रिवर स्ट्रीम्स में तुम जो है छोटे छोटे हाइडल पावर प्लांट्स लगा दो, जिससे कि उन हाइडल पावर प्लांट्स में जो है छोटे छोटे पावर प्लांट्स में जो है एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सके, बिजली उससे प्रोड्यूस हो सके एंड अगेन हमें कोयले वगैरह से बिजली ना जनरेट करनी पड़े। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कुछ एक हम अगर यूज करें वो काफी ज्यादा नेचर के लिए अच्छी थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इन सब में अगर हम देखें तो आज की डेट में केमिकल यूज होते हैं, आज की डेट में बहुत बुरी चीजें यूज होती हैं। पुराने टाइम में सही चीजें यूज होती थी, तो वो चीजें यूज करी जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। बायो कंपोस्ट को यूज करो। बायो कंपोस्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स मत डालो। इवन वी डू दिस थिंग एट आवर होम कि केमिकल और फर्टिलाइजर मत डालो अपनी फसलों में। तुम क्या करो, तुम्हारे किचन का जितना भी वेस्ट है, ठीक है, कोई भी तुम्हारी सब्जी का, फ्रूट का जितना भी छिलका है, ठीक है, जितना भी किचन का वेस्ट है, उस सारे किचन वेस्ट को इकट्ठा करो और एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डंप कर दो, गड्ढे को बंद कर दो। 3 से 4 महीने में गड्ढे के अंदर गर्मी से ही वो जो सारा वेस्ट है उससे नेचुरली तुम्हारी कंपोस्ट बन जाएगी, खाद बन जाएगी, और जिसको तुम अगर अपने उसमें डालो, फसलों में डालो, तो वो फसलों को न्यूट्रिएंट देने का खाद वाला काम कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे खुद के किचन के वेस्ट से जो है तुम बायो कंपोस्ट बनाओ, केमिकल फर्टिलाइजर्स मत बनाओ। ठीक है,
बस दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है जी खत्म, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है, ओज़ोन लेयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है? फिर इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर पूरा लेक्चर समझ आया है, यहाँ तक सुना है तो डन लिख के जाओ कि हाँ, हमने पूरा लेक्चर सुन लिया है, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे। कुछ भी अच्छा लगा है तुम्हें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में मैं एक लेक्चर लेकर आने वाली हूँ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का, जिसके साथ तुम्हारा 12th का सिलेबस हो जाएगा पूरा समाप्त, ठीक है? मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।